110 रन बनाए जी भारत ने। 110 रन एक मस्ट विन मैच में, एक ऐसा टूर्नामेंट जो ऐसी कंडीशंस में खेला जा रहा था जो भारत के लिए बड़ी अच्छी थी। ऐसी कंडीशंस जहां पर आप आईपीएल भी खेल कर आए थे, लेकिन एक बार फिर फियर ऑफ फेलियर आपके कैंप में दिखा है, आपके बल्लेबाजी में दिखा है और भारत ने सिर्फ 110 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड टॉप टीम, न्यूजीलैंड ने टॉस भी जीत लिया, न्यूजीलैंड ने शुरू में इनिशिएटिव भी ले लिया, मोमेंटम भी ले लिया और फिलहाल हालात ये हैं कि न्यूजीलैंड एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। भारत का जो सेमीफाइनल का सपना था, अब एक करिश्मा आपको चाहिए कि जी न्यूजीलैंड 111 रन ना बना पाए, लेकिन क्रिकेट जिस तरह से हुई है फिलहाल आधे यानी कि 20 ओवर का खेल, न्यूजीलैंड बहुत आगे है। न्यूजीलैंड बहुत आगे है। मैं एक एक कर भारत की परफॉर्मेंस आपको बता दूं। नाम तो बड़े थे लेकिन दर्शन सभी के छोटे थे। आज दो बदलाव किए गए थे। एक तो भुवनेश्वर की जगह शार्दुल ठाकुर, खैर वो क्या होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन ईशान किशन को खिलाया गया था सूर्य कुमार यादव की जगह। कहा गया कि सूर्य कुमार यादव को पीठ में तकलीफ है, ईशान से ओपन भी कराया गया, लेकिन हैरानी हुई जब ईशान को ओपन करते वक्त रोहित शर्मा को 3 नंबर और विराट को 4 नंबर बैटिंग कराई गई। यानी कि एक चेंज के लिए 3-3 जगह पर बदलाव किया गया। बैटिंग ऑर्डर आपका ऊपर नीचे हुआ और टीम में पैनिक दिखा। केएल राहुल ने बनाए थे जी 16 रन, 18 रन। ईशान किशन ने 4 रन बनाए। रोहित शर्मा एक कैच छूटा लेकिन फिर 14 रन पर आउट हो गए। विराट कोहली 17 गेंद में 9 रन है और ई सोडी की गेंद उन्होंने मारने की कोशिश की, बाउंड्री के 5 गज अंदर उनका कैच पकड़ लिया गया। ऋषभ पंत भी आज कुछ नहीं कर पाए, 19 गेंदे 12 रन। हार्दिक पांड्या को खिलाया गया, उन्होंने 23 रन बनाए जी 24 गेंदों में। रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे हैं 19 गेंद में शार्दुल ठाकुर 0, मोहम्मद शामी नॉट आउट 0 और भारत ने बनाए 110 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ट्रेंट बोल्ट दुनिया के टॉप तेज गेंदबाज, 4 ओवर 20 रन 3 विकेटें। टिम सऊदी 4 ओवर 28 रन 1 विकेट। मिचेल सैंटनर लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए। एडम मिल्न को खिलाया था उन्होंने 4 में 30-1 और ई सोडी यानी कि स्पिनर, लेग स्पिनर 4 ओवर 17 रन देके 2 विकेटें उन्होंने भी ले ली हैं। मेरे साथ 3 मेहमान हैं, मदन जी हैं, प्रज्ञान ओझा हैं, सुनील गावस्कर साहब भी हैं। सनी भाई 70 का रन ही कम है, 110। हाँ, पर हमें तो जो कहा जाता है कि रन्स ऑन द बोर्ड, तो पहले भी भारतीय टीम ने छोटे स्कोर्स डिफेंड किए हैं। अब ये जरूरी है कि जैसा मैं कह रहा था कि जो पावर प्ले होता है, कि आज भी पावर प्ले में हमारी 2 विकेटें गई और तीसरी विकेट 8वें ओवर में गई, तो उससे तो कठिनाई पैदा ही होगी। पर हमें यह आशा करनी चाहिए कि आज हमारे जो गेंदबाज है बुमराह, खास करके बुमराह और मोहम्मद शामी, वो आज हमें पहले 6 ओवर में फटाफट 2-3 विकेटें दे, तो फिर न्यूजीलैंड पर दबाव डाल सकते हैं। प्रज्ञान, है मैच अभी बचा हुआ? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ड्यू भी प्ले में आएगा। उसके बाद कुछ मैजिक चाहिए, स्पेशल परफॉर्मेंस चाहिए फास्ट बॉलर से, जैसे सनी सर कह रहे थे। मतलब इनिशियली आपको जो नया बॉल हाथ में मिलेगा उसमें आपको 3-4 विकेटें चटकानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्कोर है जिसमें आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं है, रन बॉल से भी नीचे है ये। तो वो जो आप कहते हैं ना बड़े मैच का प्रेशर, वो रन चेज वाला प्रेशर नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आपको लगता है कि फियर ऑफ फेलियर इस भारत के खेमे में दिखा है, क्योंकि पाकिस्तान का मैच में नतीजा जो भी था, लेकिन उसके बाद ये मस्ट विन मैच था। मस्ट विन मैच पता नहीं, समहाउ मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूं जब इस तरह का आता है, ये नॉकआउट मैच ही था। भारत ऐसा लगता है कि जैसे हार से डरता है, और हार से डर आपकी बैटिंग में, ऐसा नहीं है कि आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है, केएल राहुल बैट्समैन नहीं है, ईशान किशन बैट्समैन नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली नाम तो है, लेकिन समहाउ अगर आप दोनों मैच उठाकर देखें, दबे दबे से चेहरे, मुरझाए मुरझाए से चेहरे, ऐसा लगता है कि वो जो सनी भाई का फेवरेट डायलॉग है, तंबू में आप हार मानकर आ गए हैं।
अब बिल्कुल सुनील जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए आज लगा ही नहीं भारतीय बल्लेबाज की जो जिसको हम जानते हैं कि उन्होंने ऐसी बैटिंग की हो, ऐसा लग रहा था कि वो फ्रीज हो चुके हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि चलो एक आधा खिलाड़ी आउट भी हो जाता है तो फिर बाकी जो बल्लेबाज है वो रन बना देते हैं, पर आज लगा ही नहीं, हिट लगी ही नहीं किसी की भी। और सारे जो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन जो आउट हुए हैं मिड ऑफ मिड ऑन की तरफ या मिड विकेट की तरफ आउट हुए हैं कैच ऊंचा मारकर। पर ये एक लगता है कि फियर ऑफ, जो आपने वर्ड कहा है ना, फियर ऑफ फेल्योर का, वो यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या है कि हम एक्सपेक्ट तो काफ़ी कुछ कर रहे थे इनसे, बट ये स्कोर जो है ये न्यूजीलैंड के इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको। और सनी भाई दिक्कत ये है कि तेज गेंदबाज तो चलिए ठीक है, वो तो चढ़कर आपको गेंद कर रहे थे। दुनिया के दो बेहतरीन तेज गेंदबाज बोल्ट और सऊदी से आपने नया बॉल डलवाया, उन्होंने छोटी बॉल पर आउट किए। आपको तो स्पिनरों ने भी नहीं खेलने दिया, मिचेल सैंटनर ने नहीं खेलने दिया, ईस सोडी आके 2 विकेटें ले गए। तो यही तो होता है कि जब पहली फटाफट विकेट जाती है तो फिर आप स्पिनर्स को अटैक करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो बाउंड्री लाइन पर आउट हुए हैं वो सारे भारतीय मैदानों पर, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज इतनी अंदर ले आते हैं तो यहाँ पे ये सारे छक्के होते हैं। पर जहाँ पे दुबई जैसा बड़ा ग्राउंड है, बड़ी बाउंड्रीज है, लंबी बाउंड्रीज है, तो यही सब बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो रहे हैं। तो जो हमें खेलना है तो हमें हमारी जो बाउंड्रीज है उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो लंबी करे तो हमें आगे जाकर भी फायदा हो सकता है कि आगे के मैचेस के लिए हमारे बल्लेबाज एक तरह से वो सोचेंगे कि हाँ इस तरह से मुझे खेलना है। पर देखिए हम ये मैच भी जीत सकते हैं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस टीम में। सिर्फ ये जो बॉलिंग चेंजेस है वो सही होने चाहिए, अगर बॉलिंग चेंजेस सही हुए तो फिर हम ये मैच जीत सकते हैं। सनी भाई लेकिन दिक्कत ये है, मैं जानता हूं कि आपसे ज्यादा क्रिकेट थोड़ी हम लोगों ने देखी होगी, कवर की होगी या खेली होगी, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक कहावत आती है, माफ कीजिए माजरत के साथ, इन तिलों में तेल नहीं। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि 110 रन डिफेंड हो जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, लेकिन क्या वो चीज आपको इस खेमे में जो 3 पारियां हो चुकी हैं इस टूर्नामेंट में वो दिखी हैं? नहीं, पर कभी कभी शुरुआत तो होती है। तो जैसा मैंने कहा कि बुमराह के हाथों नया गेंद दीजिए, वो शायद विकेट नहीं मिलेगा, पर आपकी जो टैक्टिक्स है वो सही टैक्टिक्स होनी चाहिए। आपकी अगर टैक्टिक्स सही है तो फिर बहुत ज्यादा वक्त वो काम करती है। बहुत ऐसा होता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपकी सही टैक्टिक्स हो तो वो काम नहीं करती। तो सही टैक्टिक्स से गेंदबाजी इस्तेमाल कीजिए और फिर आप देखिए कि क्या हो सकता है। देखिए 80-90 तक अगर भी टीम गई और 15 ओवर हो गए तो आखिरी 5 ओवर में वो 20 रन करना आसान नहीं बनता, दबाव बनता है। तो फील्डिंग अच्छी करनी चाहिए, कैचेस पकड़ने चाहिए। पहले 6 ओवर में आप 2 या 3 विकेटें ले ही लीजिए और फिर देखिए क्या मजा आता है। चलिए सनी भाई, मैं आपको दिखा देता हूं कि दर्शकों को भी कि किस तरह से भारत ने बैटिंग की है या बैटिंग नहीं की है। लेकिन प्रज्ञान ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। प्रज्ञान ने कहा कि देखिए आप पैनिक मत कीजिए, सनी भाई ने भी कहा पैनिक मत कीजिए। ईशान किशन का हम लोग भी कह रहे थे, ये ईशान किशन की ही विकेट थी, लेकिन जैसे ही एक विकेट गिरता है ना, एक तो मुझे ये भी लगा कि टॉस हारना जीतना वो आपके खेमे में हो जाता है। अब टॉस पिछले मैच में भी हारे, इसमें भी हारे, लेकिन जब भारत का वहां पर कोलैप्स हुआ था प्रज्ञान, या आज कोलैप्स हुआ है, वो उसका टॉस ओस से कोई लेना देना नहीं है। ओस तो दूसरी पारी में आनी है ना, आपको बैटिंग करने से थोड़ी कोई रोक रहा है। बिल्कुल। मुझे और एक भी चीज़ थोड़ा सरप्राइजिंग ये लगा कि इतने बड़े मैच में जो आपने एक बैट्समैन के लिए इतना चेंज किया, जैसे सनी सर शायद कह रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आपके प्रमुख बल्लेबाज हैं, आप उनको शफल कर रहे हो बैटिंग लाइनअप में, सिर्फ एक बैट्समैन को टीम में खिलाने के लिए टॉप द ऑर्डर। वो कितना मतलब बोल्ड हो गया डिसीजन, उससे पता लगता है, क्योंकि आप कभी भी ऐसे चेंजेस नहीं देखे और करना भी नहीं चाहते हो। मदन जी अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आप रोहित शर्मा को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ओपन कर रहे हैं। और मेरे को ये समझ नहीं आई कि नंबर 3 पे उसको कैसे उन्होंने भेजा। भाई बॉल अंदर नंबर 4 T20 4 और बॉल के अंदर आएगा, वो उसको बचाने की कोशिश में क्रिकेट में बचता तो कोई भी नहीं है, और बॉल उसका अंदर इतना आया भी नहीं है। जो अगर 2-3 ओवर आपने देखे होंगे, उन्होंने ज़्यादातर शॉर्ट बच किया और
मिड विकेट पे। पहले 2 बैट्समैन उन्होंने आपको छोटी गेंद पर छोटी गेंद पे आउट किया। इनफैक्ट उन्होंने रोहित शर्मा को भी आउट कर ही लिया था छोटी गेंद पर, और उसके बाद ई सोटी ने आके अपना रोहित और विराट को आउट कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए ई सोटी और दुनिया लेग स्पिनरों से विकेटें दिला रही है, लेग स्पिनरों से मैच जीत रही है। हम यूजी चहल को यहां छोड़ गए और जिसको लेकर गए उसकी 11 में जगह नहीं बन रही है। देखिए ये तो गलती है, उन्होंने बहुत बड़ी की हुई है, क्योंकि और देखिए जो हम उनके स्पिनर और डिफरेंट है, हमारे स्पिनर बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट है। रविंद्र जडेजा जो है वो इतना ज्यादा टर्न भी नहीं कराता, और वो मिस्ट्री स्पिनर जो है आप देखते हैं भी वो गेंद कैसे करता है इस कंडीशन पर, रन है ही नहीं आपके पास। और दूसरी है कि अगर आपको मैच जिताना है, सनी भाई जैसे कह रहे हैं, तो आपके पेसर ही आपको मैच जिता सकते हैं। अगर वो 3-4 विकेट लेते हैं तभी आप जीत सकते हैं, अदरवाइज कोई चांसेस बहुत कम है। चांसेस कम है, जाहिर तौर पर कहते हैं ना 100 में से परसेंटेज की बात करें वो तो कम ही होंगे, लेकिन अगर न्यूजीलैंड यहां से हार गया तो फिर न्यूजीलैंड टोला टीम होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह भारत खेला है, बहुत बड़ा करिश्मा ही होगा कि यहां से वो ये मैच जीते। मतलब यहां से तो ये भी बातें हो रही है कि क्या भारत ये मैच हारकर भी सेमीफाइनल में जा सकता है। बातें चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल वहां पर खेल शुरू हो चुका है। तो जब खेल वहां पर खत्म होगा, जब भी मैच का नतीजा आएगा, हम लाइव आएंगे एक बार फिर आज तक पर। लेकिन इसके अलावा स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल पर भी कवरेज चलेगी, और वहां पर तो आपको आवाज आपकी भी बनती है। आप भी सवाल कीजिए, अपनी राय रखिए, आप फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे मैच के बाद। हालांकि वरुण चक्रवर्ती से पहला ओवर डलवाया गया है, लेकिन जो सनी भाई भी कह रहे थे, मैंने हर मैच में देखा है कि आप अपने टॉप गेंदबाजों से गेंद कराते हैं। आज हो सकता है वरुण आपको लग रहा हो कि विकेट ले, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ क्या हुआ था वो आज भी मिस्ट्री है, वो आज भी मिस्ट्री है। और आइए अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली के दौरे की, जहां मोदी रोम में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य वैश्विक नेताओं के साथ प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन तक टहलकर की। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत फाउंटेन है और इसमें सिक्का उछालने की परंपरा के लिए यह दुनिया भर में प्रसिद्ध भी है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भी फाउंटेन के पानी में सिक्के उछाले। इसे लेकर मान्यता यह है कि अगर आप अपने कंधों के ऊपर से इस फाउंडेशन के पानी में सिक्का फेंकें तो आप रोम एक बार फिर से लौटकर अवश्य आएंगे। रोम की बरोक कला शैली का प्रतीक ये फाउंटेन करीब 26 मीटर ऊंचा, 49 मीटर चौड़ा है, और ये कितना खूबसूरत है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में दूसरे दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर हुए 2 सत्रों में हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के पहले सत्र यानी कि शनिवार को विश्व समुदाय के सामने वैश्विक महामारी कोरोना को समाप्त करने के भारत के योगदान का उल्लेख किया। कोरोना वैक्सीन का इंतजार करते दुनिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अगले वर्ष तक 500 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन करने के लिए तैयार है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को हम देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के वन अर्थ वन हेल्थ विजन पर बात करते हुए कहा कि एक दूसरे की मदद किए बगैर आने वाली महामारियों का सामना करना बेहद मुश्किल होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में विकसित कोवैक्सीन को अगर WHO मान्यता देता है तो इससे भारत अन्य देशों की काफी मदद कर सकता है। WHO ने अभी तक भारत में बनी कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को G20 की बैठक में प्रमुखता से उठाया है। The issue of vaccination certification was, I think, discussed especially with the EU representatives, and I think the
issue of easier access travel with normalization that is increasingly seen as countries recover from the COVID pandemic was certainly discussed. There was a conversation on mutual recognition of vaccines. I think there is a sense that this is one very, I would say, doable mechanism through which we can facilitate easier international travel. G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने का जो रोड मैप रखा, जिस पर चलने के लिए दुनिया भर के देशों का एक और सम्मेलन आज से शुरू हो चुका है। इसका नाम COP26 है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो शहर जा रहे हैं। यह सम्मेलन 2 हफ्तों तक चलने वाला है। यह सम्मेलन उन सभी देशों के द्वारा या उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इसमें शामिल किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में पार्टी हैं, और इसीलिए इसका नाम COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज पड़ा है। इसकी पहली मीटिंग वर्ष 1995 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी और तब से लेकर अब तक ये 26वां सम्मेलन है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है COP26। COP26 जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से दुनिया को बचाने के लिए बना सबसे बड़ा मंच है। भारत समेत दुनिया भर के लगभग 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जुट रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे पैदा होने वाले खतरे से निपटने पर दुनिया एक साथ कदम उठा सके। इस बार COP सम्मेलन में सभी देशों को इस बात का रोड मैप पेश करना होगा कि 2015 के पेरिस समझौते के टारगेट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को 15 से घटाकर 1.5 डिग्री पर सीमित करने के उद्देश्य को कैसे आप हासिल करेंगे। लंबी अवधि में नेट जीरो कार्बन टारगेट को कैसे आप हासिल करेंगे। जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब होता है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उतनी ही मात्रा में उसे हटाना। COP26 में देश बताएंगे कि वो हर साल $100 बिलियन कैसे जुटाएंगे ताकि निम्न आय वाले देशों की मदद भी की जा सके। सभी देशों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता को कम करना होगा, धीरे धीरे बिल्कुल बंद करने की डेडलाइन बतानी होगी, और रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में निवेश के ढंग और अवसरों पर भी विचार करना होगा। मतलब यह हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग को काबू में रखने के लिए दुनिया को एक साथ लाने का मंच है COP26। इसके लिए दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स ग्लासगो पहुंच रहे हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण इवेंट को कवर करने के लिए आज तक की टीम भी ग्लासगो पहले ही पहुंच चुकी है। इस वक्त हम हैं ग्लासगो ट्रेन स्टेशन पर, जहां बड़ी तादाद में लोग क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट यहां पहुंचे हुए हैं। जितने लोग आप देख रहे हैं यहां पर अभी पहुंचे हैं क्लाइमेट चेंज ट्रेन के चलते, जिसे कि यूरोप में चलाया गया और यूरोप से ये अलग अलग देशों से निकलती हुई यहाँ पर पहुँची है ग्लासगो, जहाँ पर COP26 का आयोजन किया है UK और इटली ने मिलकर। ग्लासगो को इसलिए चुना गया कि इसे हाल ही में ग्रीन सिटी का खिताब मिला है और UK का कहना है कि ये सबसे बेहतरीन जगह है COP26 के लिए। अलग अलग जगह से हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हैं, शिरकत करेंगे COP26 में, जरह करेंगे, रखेंगे अपनी बात, और क्लाइमेट चेंज को रोकने का किसका कितना दायित्व बनता है उस पर भी बहुत ज़्यादा बातें यहाँ पर होंगी। लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे हैं ग्लासगो, जो बना है गढ़ क्लाइमेट चेंज का। लवीना टंडन, आज तक, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ग्लासगो सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा होगी कि अब दुनिया तक कोयले में जहां जहां से बिजली का उत्पादन हो रहा है उस पर निर्भरता हम कैसे खत्म करें। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री पर रोकने का टारगेट यानी कि लक्ष्य हासिल करना है तो वर्ष 2050 तक कोयले का इस्तेमाल हमें पूरी तरह से बंद करना होगा, जिसमें चीन, भारत और अमेरिका सबसे ज्यादा और बड़े जिम्मेदार हैं। इन तीनों ही देशों ने कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने देने की कोई भी डेडलाइन अभी तक नहीं दी है। हालांकि आर्थिक विकास के लिए कोयले से बिजली उत्पादन की जरूरत को नजरअंदाज भी बिल्कुल नहीं किया जा सकता और इसीलिए भारत ने भी कोयले से बिजली उत्पादन पूरी तरह खत्म कर देने की कोई भी डेडलाइन अभी तक नहीं दी है। लेकिन भारत ने 2015 के पेरिस समझौते में ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध युद्ध में दुनिया के जो
वादे हुए थे और दुनिया से हमने जो वादे किए थे उन पर हम अब भी कायम हैं। भारत कायम है और लगातार उस पर काम कर रहा है। भारत ने पहला वादा किया था कि 2005 के मुकाबले 2030 में कार्बन उत्सर्जन में 33 से हम 35% की कमी करेंगे। भारत सरकार का दावा है कि कार्बन उत्सर्जन में 2021 में ही 28% कमी हम कर चुके हैं। पेरिस समझौते में भारत का दूसरा बड़ा वादा था 2030 तक बिजली उत्पादन में 40% हिस्सा अक्षय और परमाणु ऊर्जा से हासिल करना। भारत में अभी 70% बिजली कोयले से बनती है, लेकिन भारत सरकार का यह दावा है कि 2030 तक 50% बिजली उत्पादन अक्षय और परमाणु ऊर्जा से होने लगेगा। तो पेरिस समझौते में तीसरा बड़ा वादा हमने यह किया था कि 2030 तक इतने पेड़ लगाए जाएंगे जिससे वातावरण से अतिरिक्त 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोखी जा सके। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2019 के बीच भारत का फॉरेस्ट कवर 5.2% बढ़ा है। तो भारत पर्यावरण के मुद्दे पर लंबे समय से विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। पिछले महीने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अमीर देशों को आईना दिखाया था कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी नहीं बल्कि उनकी देन है। भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था वो क्या कर रहे थे। स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार में। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जन्म तिथि है। सरदार पटेल की जयंती को नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरदार पटेल ने ही अखंड भारत का सपना देखा था और इसे सच भी किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत की 565 रियासतों को मिलाकर एक सूत्र में बांधने का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। आज सरदार पटेल के बारे में जानकर आपको यह एहसास होगा कि वास्तव में असली राष्ट्रवाद क्या होता है। असल मानों में राष्ट्रवाद के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं। सरदार पटेल का असली नाम वल्लभ भाई पटेल था और बाद में उन्हें सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दी गई। इससे वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हुए। सरदार नाम की उपाधि 1928 में बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की कुछ महिलाओं ने उन्हें दी थी। यहां सरदार का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। सरदार पटेल ने 1918 में पहली बार किसान नेता के रूप में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध गुजरात के खेड़ा में आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन की फैसलों पर भारी टैक्स लगाने के विरोध में था। इस आंदोलन के कारण है अंग्रेजों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर सरदार पटेल ने अपनी चलती हुई वकालत को छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होने का निर्णय किया था। सरदार पटेल ने लंदन में कानून की पढ़ाई की थी और अहमदाबाद में प्रैक्टिस भी कर रहे थे, यानी कि वो पेशे से वकील थे और मन से राष्ट्रवादी। और यही कारण था कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। 562 छोटी छोटी या कुछ बड़ी रियासतों में बटे भारत को एक सूत्र में बांधने का असंभव काम उन्होंने संभव किया। सरदार पटेल के मजबूत इरादों के कारण से संभव हो पाया ये काम और यही कारण है कि महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। हमारे देश के निर्माण में आज सरदार पटेल का कितना बड़ा योगदान है, इसे समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। इसमें आपको वल्लभ भाई पटेल के लौह पुरुष सरदार पटेल बनने की पूरी यात्रा दिखाई देगी।
आजादी की लड़ाई से अखंड भारत बनाने वाले नायक सरदार पटेल। 565 रियासतों को जोड़कर भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल। जिस काम को अंग्रेजों ने नामुमकिन बताया, वो पटेल ने 2 साल में कर दिखाया। बात 1947 की है, जब भारत की आजादी के बाद अंग्रेजों ने कहा था कि 15 वर्षों में भी कोई भारत की 565 रियासतों को जोड़ नहीं सकता। शायद अंग्रेज ये भूल गए थे कि भारत के पास सरदार पटेल नाम की शक्तिशाली शख्सियत है, जिसके इरादे चट्टान की तरह अटल और दिमाग प्रकाश की गति से भी तेज है। सरदार पटेल ने अपने तेवर और तरीकों से लगभग 2 साल में ही पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। इसीलिए सरदार पटेल का नया नामकरण हुआ और वो था लौह पुरुष। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। भारत को एक सूत्र में बांधने का काम जितना सुनने में आसान लग रहा है, वो करने में बहुत मुश्किल था। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति से हैदराबाद के नवाब को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और सितंबर 1948 की ये तस्वीर सरदार पटेल के लौह पुरुष होने की सबसे बड़ी गवाह बन गई। हैदराबाद की तरह नवंबर 1948 में भारतीय सेना की मदद से जूनागढ़ रियासत को भी भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन कश्मीर के मामले में सरदार पटेल के सामने आई सियासी मजबूरियों ने उनके हाथों को बांध दिया। आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ने वाला ये राष्ट्रीय एकता दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार साहब ने आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी, उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन है। भारत को एक सूत्र में बांधने के अलावा सरदार पटेल ने ही सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। ये वही मंदिर है जिस पर सन 1024 में महमूद गजनवी ने आक्रमण कर तहस नहस कर दिया था, लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से इस मंदिर को फिर खड़ा किया गया। सरदार पटेल के इसी लौह पुरुष व्यक्तित्व की छवि को दिखाने के लिए गुजरात के सरदार सरोवर बांध पर सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए सरदार पटेल के महान व्यक्तित्व को जानने और अपनाने की प्रेरणा देती रहेगी। आज तक ब्यूरो। सरदार पटेल ने हमारे देश के युवाओं को आज से 73 साल पहले एक संदेश दिया था जो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। जो लोग राष्ट्रवाद के बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं, उन्हें आज सरदार पटेल का ये ऑडियो मैसेज जरूर सुनना चाहिए। इस संदेश को सुनकर आपके बहुत सारे भ्रम राष्ट्रवाद के बारे में दूर हो सकते हैं। दुनिया भर में जितना इल्म है उससे ज्यादा हमारे लोग में दिमाग है, लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। हमें समाज को संगठित करना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। 5 साल काम कर लो,
और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया, उससी मुसीबत होती है। जितना होता भी तेज इससे ज्यादा हो जाए। तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। और लोग है वो आपस में झगड़ा करे, प्रांत प्रांत का झगड़ा, कि हम इस तरह से आपस में सब झगड़ा करता रहे। तो हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी है और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। सरदार पटेल को आपने सुना। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।